नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 11th बायोलॉजी का पहला अध्याय। हालांकि इससे पहले भी हम लोग एक अध्याय ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन वो हमारा इंट्रोडक्शन अध्याय था। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार ये हमारे 11th बायोलॉजी का पहला अध्याय है। लेकिन हम पहला अध्याय शुरू करने से पहले आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर ख़त्म किए हैं जिसका नाम था जीवन क्या है। वो एक इंट्रोडक्शन अध्याय था। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार हमारा जो पहला अध्याय है वो है सजीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखिए बच्चों, सजीव जगत का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। हमारी पूरी दुनिया में वर्तमान समय तक में जीवों की कुल मिलाकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज का जो ज्ञान है हम लोगों को हुआ है। यानी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 18 लाख जीवों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ। अब ज़रा सोचने वाली बात है कि अगर हम 18 लाख जीवों की प्रजातियों को एक एक करके अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में, तो हम लोग एक एक करके उसको अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक लार्ज नंबर है, इतनी अधिक संख्या में हम लोग जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते। अतः जीवों को आसानी से अध्ययन करने के लिए उसको हम लोग कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग उसको ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। इसी विभाजन को हम लोग बोलते हैं सजीव जगत का वर्गीकरण। जैसे मान लिया जाए कि हम 18 लाख जीव हैं। अब इस 18 लाख जीव को अगर हम 5 भाग में बांट दें तो आसानी से आप लोग इस 5 भाग का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो माना जाएगा कि आप लगभग 18 लाख जीवों की अलग अलग प्रजाति का अध्ययन कर लिए। चूँकि एक प्रजाति में बहुत सारे जीवों को रखा गया है और पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं वर्तमान समय तक में, उन सभी को हम लोग 5 ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। और अगर हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो माना जाएगा कि पूरी की पूरी जितनी भी 1.8 मिलियन यानी लगभग जो 18 लाख जीवों की प्रजातियां हैं हमने उसका अध्ययन कर लिया। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं सजीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले हम लोग जीवन क्या है बताए थे। तो अगर कोई व्यक्ति हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया है, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें होती है जो कि बायोलॉजी का रीड माना जाता है। प्रत्येक चैप्टर में उस शब्दावली का उपयोग होता है, तो उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन अध्याय अलग से बनाया है। और बेसिक बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी हम लोग बायोलॉजी की कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आप पूरे 11th-12th के किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका आपको उपयोग मिलता है। तो इसके लिए हमने अलग से एक जो बेसिक बायोलॉजी होता है उसका भी हमने वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को भी देखिए ताकि आगे का जो अध्ययन होगा, चाहे वो 11th का वीडियो हो या फिर 12th का वीडियो हो या फिर नीट का वीडियो हो, तो कहीं ना कहीं आपको या फिर भविष्य में आप जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देंगे जिसमें कि बायोलॉजी पूछा जाता है, तो इन सभी चीज़ों में आपको निश्चित रूप से बेसिक बायोलॉजी जो है आपको पूछा जाता है। तो आप निश्चित रूप से उन दोनों वीडियो को देख लें। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं वर्गीकरण के बारे में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, जैसे क्लासिफिकेशन आप लोग में भी क्या है, जैसे हमारा कोचिंग सेंटर है तो यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसके ज्ञान के आधार पे, उसकी आयु के आधार पे हम लोग उसको अलग अलग क्लास में रखते हैं। जो सबसे निम्न स्तरीय क्लास हमारे यहाँ वो 9th होता है, 10th होता है, 11th होता है, 12th होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को बांटते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर जब हम संपूर्ण सजीव जगत का क्लासिफिकेशन की बात करें तो जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण इत्यादि गुणों को आधार बनाकर
जब हम जीवों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो बड़ा आसान सा परिभाषा हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया है कि जब किसी जीव को उसकी संरचना, जब किसी जीव को उसकी संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण इत्यादि को ध्यान में रख करके उन्हें अलग अलग श्रेणियों में जब हम लोग बांटते हैं तो विभाजन की इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास में बहुत सारे जीव दिख रहे हैं, जैसे कहीं पेड़ पौधा है, कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं कुत्ता है, कहीं मनुष्य है, आपके हाथ में बैक्टीरिया है, दीवार पे चिपका हुआ फंगस है। इन सभी जीवों को हम लोग क्या करते हैं? इन सभी जीवों को उसकी संरचना के आधार पे, उसके प्रजनन करने के तरीका के आधार पे, उसके स्वभाव के आधार पे, उसके पोषण करने के आधार पे हम लोग इसको अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्गीकरण। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। तो हम लोगों का ये जो पहला स्लाइड है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। देखिए इसमें जो हमारा आगे का टॉपिक है कि जीवों को जैविक गुणों के आधार पे श्रेणियों में बांटा गया, इसलिए इसको हम लोग जैविक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। क्या हमने सीखा कि जब किसी जीव को हम लोग उसके संरचना के आधार पे, उसके प्रजनन के आधार पे, उसके स्वभाव के आधार पे और उसके पोषण के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग श्रेणियों में इसको जब हम लोग बांटते हैं तो विभाजन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब ये जो वर्गीकरण है ये क्या है? ये जीवों के जैविक गुणों के आधार पे होता है। याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर चाहे संरचना ले लिया, चाहे प्रजनन ले लिया, चाहे स्वभाव ले लिया, चाहे पोषण ले लिया, ये सभी का सभी विभाजन किसके आधार पे है? तो ये जैविक गुणों के आधार पर, यानी जीवों के ये जो जैविक गुण हैं इसके आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया। इसीलिए इस वर्गीकरण को हम लोग जैविक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। इस वर्गीकरण का दूसरा नाम होता है जैविक वर्गीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग पहला स्लाइड को अच्छी तरह से समझ लिए। पहला स्लाइड में हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वर्गीकरण का परिभाषा लाया था, जिसमें हमने आपको बताया कि जब किसी जीव की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण इत्यादि गुणों के आधार पे जब हम जीवों को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं तो विभाजन की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। चूँकि जीवों को जैविक गुणों के आधार पे अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, इसलिए इसे हम लोग जैविक वर्गीकरण के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट्स कर लें और हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब देखिए अगले स्लाइड में उसी की व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर वर्तमान समय में लगभग 1.8 मिलियन यानी 18 लाख जीवों की क्या है? अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया कि अभी तक वर्तमान समय तक में हमारी पूरी पृथ्वी पर लगभग 18 लाख जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। और भी कई प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन उसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई पता नहीं है। आपको पता होगा कि हम लोग समुद्र का मात्र 5% ही अध्ययन किए हैं। 95% समुद्र जो है हम लोगों से ओझल है। तो धीरे धीरे हम लोग जब समुद्र का अध्ययन करेंगे, समुद्र की गहराइयों में पहुँचेंगे तो और भी प्रजातियाँ मिल सकती है, और जब और प्रजातियाँ मिलेगी तो इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ ही जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अमेजोन के जंगल में बहुत सारी प्रजातियाँ हो सकती है, हम लोग उसका डिस्कवर अभी तक नहीं किए हैं। बहुत सारे जो बर्फीला एरिया है या फिर हिमालय है, या फिर हिमालय में कैलाश पर्वत है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको हम लोग हॉट स्पॉट क्षेत्र बना करके रखें हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की और भी प्रजातियाँ हमारी पृथ्वी पर हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय तक में हम लोग उसका कोई अध्ययन नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो ये जो हमारा 1.8 मिलियन जीवों की प्रजाति अभी तक है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, और बहुत सारी जो प्रजातियाँ वो जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त भी हो रही है, जिसके कारण इसकी संख्या घट भी सकती है। तो हमारे पृथ्वी पर वर्तमान समय में कितनी प्रजातियाँ हैं? तो 1.8 मिलियन यानी लगभग 18 लाख जीवों की प्रजाति है, और इसकी संख्या भविष्य में बढ़ भी सकती है। और अगर जलवायु परिवर्तन
जिस तरह से अभी हो रहा है इस तरह से अगर चलता रहा तो इसकी जो संख्या है वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। चलिए, अतः इतनी अधिक संख्या में जीवों की प्रजाति के अध्ययन के लिए वर्गीकरण पद्धतियाँ अपनाई जाती है। अब इतनी अधिक संख्या में जीव है, इसको अब तो आसानी से अध्ययन कर नहीं सकते हैं, तो इसको अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वर्गीकरण की पद्धति का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं जी, वर्गीकरण की पद्धति का उपयोग करते हैं। और वर्गीकरण की पद्धति में क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है हमारा कर्मिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक। क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। क्या होता है सिस्टमेटिक, जब किसी जीव का प्रकार तथा उसकी विविधता के बीच पाए जाने वाले संबंधों का जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी जीव को उसमें उसका कैसा स्वभाव है, उसका क्या नेचर है, उसमें किस प्रकार का वेरिएशन है, इन सभी वेरिएशन को जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, यानी सिस्टमेटिक तौर पे जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो बच्चों इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कर्मिकी। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मिकी। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मिकी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखे इस स्लाइड में, कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जीवों की लगभग 1.8 मिलियन प्रजाति है, और ये सभी प्रजातियाँ जो है वो वर्तमान समय में, इसका डेटा भविष्य में बढ़ भी सकता है और भविष्य में घट भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जिसका अध्ययन करना अभी वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। अगर भविष्य में इन इलाकों में वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तो हमारी पृथ्वी पर जीवों की प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो बहुत सारी प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर से विलुप्त भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जीवों की प्रजाति कुल मिलाकर 1.8 मिलियन के लगभग में है। इसके बाद हमने जाना कि जब किसी जीवों के प्रकार तथा उसकी विविधता के बीच पाए जाने वाले संबंधों का जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक, यानी कर्मिकी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मिकी बोलते हैं। तो चलिए आप इस स्लाइड को भी नोट कर लीजिए और आसानी से आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो पढ़ा कर्मिकी, कर्मिकी का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसको हम लोग सिस्टमेटिस्ट कहते हैं। समझे, जो वैज्ञानिक कर्मिकी का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा कि कर्मिकी का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसको हम लोग सिस्टमेटिस्ट कहते हैं, सिस्टमेटिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग जो साइंस है और साइंस में जो बहुत बड़े विद्वान हैं तो उसको हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों का रिसर्च करता है। उसी तरह से जो व्यक्ति यानी बायोलॉजी के वे ज्ञाता जो कर्मिकी का अध्ययन करता है उसे हम लोग सिस्टमेटिस्ट कहते हैं, याद रखिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिस्ट कहते हैं। और सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सिस्टमेटिक शब्द का उपयोग किया है। और अगर हम देखा जाए तो कर्मिकी शब्द का उपयोग करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक हुआ वो कौन थे, वो थे कैरोलस लीनियस। याद रखिए, आगे हम बताएंगे कि यही जो है द्विपद यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया के सभी जीवों को 2 भागों में बांटा था। एक का नाम दिया जंतु जगत और एक का नाम दिया पादप जगत, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वैज्ञानिक कर्मिकी का अध्ययन करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिस्ट। और सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने क्या किया, सिस्टमेटिक शब्द को प्रयोग में लाया। उन्होंने इस शब्द को का उपयोग अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे, एक पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरे, इस पुस्तक में उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। याद रखिएगा कि कैरोलस लीनियस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कर्मिकी का अध्ययन किया था, और उन्होंने पहली बार कर्मिकी शब्द को बायोलॉजी में लाया था। यानी बायोलॉजी की बुक में जो कर्मिकी शब्द लिखा गया है, इस शब्द को प्रयोग में लाने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, वो थे कैरोलस लीनियस। क्या थे, कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे, याद रखिएगा ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कर्मिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया, तो ये पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक में इन्होंने पहली बार क्या किया, इस शब्द का उपयोग किया था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब कर्मिकी के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकी। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकी।
यानी इन सभी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सजीव का वर्गीकरण करेंगे, जीवों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करना ही वर्गीकी कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपने दुनिया में जितना भी जीव है उन सभी जीवों को आपने 5 भागों में बांट दिया, तो वैसे तो नहीं बांट दिया, उसके लिए कोई ना कोई रूल होगा, उसके लिए कोई ना कोई सिद्धांत होगा। तो उसी सिद्धांत का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए हम लोग जिस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं उसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी। क्या बोलते हैं, वर्गीकी। तो देखिए सिंपल सा लिखा है कि वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करना, यहाँ से याद रखिए, वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करना। यहाँ ध्यान दीजिए, वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है जी, वर्गीकी कहलाता है, यानी टैक्सोनॉमी कहलाता है। आपको जैसे मान लो किसी भी जीवों को आप 5 भागों में बांट दिए, तो उसको बांटने के लिए कोई ना कोई सिद्धांत होगा, तो उसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। उस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं जी, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने सीखा कि किसी भी जीव का जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्मिकी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मिकी। चलिए इसको आप नोट भी कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कर्मिकी। और कर्मिकी का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिस्ट। और सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कर्मिकी शब्द का उपयोग किया था, और इन्होंने इस शब्द का उपयोग अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में किया था। और इसके बाद हमने पढ़ा वर्गीकी, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं, और उस वर्गीकरण को करने के लिए जो सिद्धांत होता है, और उस सिद्धांत का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। अगर हम इसको एक लाइन में बोले तो सीधे समझिए कि वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन करना ही कहलाता है वर्गीकी। क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है नाम पद्धति। देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीज़ हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा जो वास्तव में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, और हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ों को 11th समझ करके छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सा एकदम फोकस करके रखिए, वो चीज़ बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आ गया वो है नाम पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे सारे विश्व में उसे जाना जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाम पद्धति। जैसे मान लिया जाए कि भारत में किसी जीव का नाम कुछ और है, पाकिस्तान वाले उस जीव का नाम कुछ और रख दिया, इंग्लैंड वाले उस जीव का नाम और कुछ रख दिया, जर्मनी वाले उस जीव का नाम कुछ और रख दिया। लेकिन क्या है कि वैज्ञानिक लोग क्या करता है कि पूरी दुनिया के लिए जीवों का एक अलग से नाम देता है, और उस नाम बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जीवों का जो नामांकन करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नाम पद्धति। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, नाम पद्धति। तो एकदम आसान भाषा में यहाँ पर स्लाइड में लिखा है, ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम मैंने क्या, कि वैसा नाम जिससे पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो। याद रखिएगा, मानक नाम का मतलब होता है वैसा नाम जिससे पूरी दुनिया में उसकी क्या हो, पहचान हो, पूरी दुनिया में उसका क्या हो, पहचान हो, जिससे सारे विश्व में उसे जाना जाता है। समझे। और नामकरण की इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाम पद्धति। मतलब नाम लिखने की जो ये प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, नाम पद्धति कहते हैं। आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जीवों के स्थानीय नाम होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जीवों के नाम अलग अलग होते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान में समस्याएं उत्पन्न होती है। अतः इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति की प्रक्रिया अपनाई है। क्या सॉलिड लिखा गया है, देखिए ध्यान से। अभी तुरंत मैंने आपको समझाया, जैसे मान लीजिए हमारे आसपास में कुत्ता है, उसको हम लोग कुत्ता बोल दिए। इसको कहीं डॉग भी बोलता है, कहीं डोगेस बोलता है, कहीं पर इसको हॉर्न्ड बोलता है। अलग 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 क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है। लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन सभी नाम से हट करके उसके लिए एक अलग नाम देता है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम बोलते हैं।
और इसी वैज्ञानिक नाम को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाम पद्धति। क्या बोलते हैं जी? नाम पद्धति बोलते हैं। तो इस स्लाइड में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग सीखे। क्या सीखे? कि प्रत्येक जीव का एक अपना मानक नाम होता है जिससे सारे विश्व में उसे जाना जाता है, और इस नाम बनाने की इस प्रक्रिया को हम लोग नाम पद्धति कहते हैं। आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा के अनुसार जीवों के स्थानीय नाम होते हैं। अलग अलग क्षेत्र के जीवों के नाम अलग अलग होते हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान नहीं हो पाती है। अतः इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति की प्रक्रिया को अपनाया है। याद रखिएगा, इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? नाम पद्धति की प्रक्रिया को अपनाया। तो यहाँ तक हम लोग इसमें समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले ही लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाम पद्धति कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, किसी भी जीव के, याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें उसका अगर हम लोग नाम पद्धति बनाते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, तो इसके लिए दो प्रक्रियाएं होती है। इसके लिए कितनी प्रक्रिया होती है? दो प्रक्रिया होती है। एक का नाम है बी नॉमिनल नोमेनक्लेचर और दूसरा का नाम है ट्री नॉमिनल नोमेनक्लेचर। एक को हिंदी में बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति और दूसरे को हम लोग बोलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। क्या बोलते हैं? त्रिपद नाम पद्धति। देखिए, अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए, जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, याद रखिएगा, जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम केवल और केवल दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विपद नाम पद्धति। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विपद नाम पद्धति बोलेंगे। और जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम तीन शब्दों से मिलकर बना होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपद नाम पद्धति। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। दो शब्दों का उपयोग करके जब जीवों का नाम लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति। और सर्वप्रथम स्वीडन के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक, फिर से वही है, कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति को प्रयोग में लाया था। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्विपद नाम पद्धति जिसमें किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम केवल और केवल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो इसको सर्वप्रथम किसने उपयोग में लाया था? तो याद रखिएगा, स्वीडन के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? द्विपद नाम पद्धति को उपयोग में लाया था। इसमें मुख्यतः लैटिन अथवा ग्रीक भाषा को उपयोग में लाया जाता है। एक बात भी यह ध्यान रखिएगा कि जितने भी जीवों का वैज्ञानिक नाम बनेगा, याद रखिएगा, जितने भी जीवों का वैज्ञानिक नाम बनेगा, वो वैज्ञानिक नाम में जो भाषा होगा वो मुख्य रूप से लैटिन होगा या ग्रीक होगा। भाषा क्या होगा? या तो लैटिन होगा या फिर ग्रीक होगा। याद रखिएगा, उसकी जो भाषा होगी या तो लैटिन होगा या उसकी भाषा क्या होगी? ग्रीक होगी। तो ये जो टॉपिक हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जीवों के नामांकन की मुख्यतः दो पद्धतियाँ होती है। एक का नाम होता है द्विपद नाम पद्धति और एक का नाम होता है त्रिपद नाम पद्धति। अगर हम द्विपद नाम पद्धति की बात करें तो जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम में केवल और केवल दो शब्द हो तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति। और सर्वप्रथम स्वीडन के प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति को पहले उपयोग में लाया था और इसमें मुख्य रूप से आपको लैटिन अथवा ग्रीक भाषा को उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए, इस स्लाइड को भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लें और इसको आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिपद नाम पद्धति क्या होता है। चलिए, थोड़ा सा इसमें इसका एग्जाम्पल्स भी दे दिया है स्लाइड में। बहुत अच्छा बात है कि किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है तो उसका पहला शब्द होता है जीनस। याद रखिएगा, जैसे जितने भी द्विपद नाम पद्धति वाले जीव हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो इसमें लिखा हुआ होमो और सेपियंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो शब्द है, पहला शब्द है होमो और दूसरा शब्द है हमारा सेपियंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक का जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? होमो और दूसरा क्या है? सेपियंस। याद रखिएगा, पहला क्या है? होमो और दूसरा क्या है? सेपियंस। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है हमारा द्विपद नाम पद्धति।
यानी बी नॉमिन नोमिनेन क्लेचर, ये हमारा है द्विपद नाम पद्धति। अब इस द्विपद नाम पद्धति में क्या कह रहा है कि इसका जो पहला शब्द होगा इसको हम लोग बोलेंगे जेनरिक नेम, यानी यहाँ पर जो होमो लिखा गया बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे जेनरिक नेम। याद रखिएगा कि जब कोई वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उसका जो पहला वर्ड होगा, यानी यहाँ पर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो यहाँ पर जो होमो लिखा गया है इसको हम लोग बोलेंगे जेनरिक नेम, और दूसरा जो वर्ड होगा यहाँ पर जो सेपियंस लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक नेम। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक नेम। याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है तो नामांकन की इस पद्धति को हम लोग द्विपद नाम पद्धति कहते हैं, और इस पद्धति के अनुसार इसका जो पहला शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे जेनरिक नेम, और इसका जो दूसरा शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। अगर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव ह्यूमन, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियन, इसमें होमो क्या हो गया? जेनरिक नेम हो गया, और सेपियंस क्या हो गया? क्या हो गया जी? स्पेसिफिक नेम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया। इसी तरह से नीम है, इसका यहाँ वैज्ञानिक नाम है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फिश है, इसका भी वैज्ञानिक नाम दो वर्ड से मिलकर बना है। कोकोनट है, इसका भी वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। फ्रॉग है, मेढक, इसका भी नाम जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ये जितना भी वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है ये द्विपद नाम पद्धति वाला वैज्ञानिक नाम है। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, और काफ़ी जानकारी वाला ये हमारा स्लाइड था, इसको आप लोग नोट कर लेते हैं। और हम अब बढ़ेंगे त्रिपद नाम पद्धति की ओर। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट्स कर लें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिपद नाम पद्धति की ओर। देखिए, एकदम अगर आप द्विपद नाम पद्धति समझ गए होंगे तो फिर त्रिपद नाम पद्धति को समझने में कोई विशेष मुश्किल होने वाला है नहीं। जैसे जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम तीन वर्ड से मिलकर बना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं, नामांकन की इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। अब देखिए उदाहरण में ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जैस्मीन एक फूल का नाम है, और इसमें देखिएगा क्या है? हिबेकस रोसा सिंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ, पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, और तीसरा वर्ड ये। तो जब तीन वर्ड से ये मिलकर के बना है तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। अब यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि अगर कोई वैज्ञानिक नाम तीन शब्द से मिलकर बना हुआ तो इसका जो पहला शब्द होगा, याद रखिए, इसका जो पहला शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे जीनस, यानी ये हमारा हो गया जीनस। इसका जो दूसरा शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पीसीज, तो रोसा हमारा हो गया स्पीसीज। और तीसरा जो यहाँ पर वर्ड है इसको हम लोग बोलेंगे सब स्पीसीज। चूंकि स्पीसीज यहाँ लिखा, हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सब स्पीसीज। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब स्पीसीज बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम बच्चों तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद नाम पद्धति। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद नाम पद्धति। और याद रखिए, त्रिपद नाम पद्धति में हमारा जो पहला वर्ड होगा उसको बोलेंगे जीनस, दूसरा जो वर्ड होगा उसको बोलेंगे स्पीसीज, और तीसरा जो वर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सब स्पीसीज। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम बात करें यूरोपीय मानव का, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूरोपस होमोसेपियंस। तो यहाँ पर यूरोपस जो हो गया उसको जीनस बोलेंगे, होमो को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे, और सेपियंस को हम लोग बोलेंगे सब स्पीसीज। सेपियंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सब स्पीसीज। तो याद रखिएगा, जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम तीन शब्दों से मिलकर बना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड जो कि त्रिपद नाम पद्धति वाला है, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। चलिए, इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका कि वैज्ञानिक नाम तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम लोग त्रिपद नाम पद्धति कहेंगे। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट्स करें और आराम से इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है कि वैज्ञानिक नामांकन के आधुनिक नियम। यानी अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी जीव का जब हम लोग वैज्ञानिक नाम बनाते हैं तो वैज्ञानिक नाम बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य का ही वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो ऐसा नहीं है कि इसका नाम ऐसे वैज्ञानिक को मन हो गया, मूड पे डिपेंड हो गया और इसका नाम रख दिया होमो सेपियंस। इसके लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, और क्या क्या नियम होते हैं, किस नियम के आधार पे जीवों का वैज्ञानिक नाम बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए इसका हमने हेडिंग बनाया है वैज्ञानिक नाम के आधुनिक नियम। मतलब जो भी क्या क्या नियम है जिसके आधार पे हम लोग वैज्ञानिक नियम को बना सकते हैं, मतलब किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग लेकर आएंगे पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि अगर हम लंबा वीडियो देंगे तो हमें पता है कि आप 11th के स्टूडेंट हैं, और 11th का स्टूडेंट को फांकी मारना उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अगर उस पर विशेष दबाव दिए तो वीडियो को बीच में ही छोड़ करके गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए छोटा छोटा पार्ट टाइप का वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप आराम से इसको पढ़िए। हम आपका पूरा 11th का जितना भी चैप्टर है वो सभी चैप्टरों का वीडियो लेकर के आएंगे। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे 11th में शहर नहीं आ पाते हैं, कोचिंग सेंटर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे बच्चे आप हमसे लगातार जुड़ के रहिए, और हम आपको पूरा 11th बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास करवाएंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होगा उसको भी हम लोग आपके लिए करा कर लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जितने भी आपके मित्र हैं आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी क्लास आराम से हो सके। तब तक आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। हम मिलते हैं जल्द आपसे पार्ट 2 वीडियो के साथ। जय हिंद।